नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में ओसवाल प्रतियोगिता अकेडमी के लिए आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ करंट अफेयर्स क्लास लाने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर जो एग्ज़ाम के लिए बहुउपयोगी हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसकी PDF और चैनल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक इसके बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसका मैंने फेसबुक पेज भी बना रखा है, आप उसके साथ भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? विदेश मंत्रियों के, देखो ये तो कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो साहब विदेश मंत्री गए, फॉरेन मिनिस्टर, और एक जाते हैं राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख क्या होता है कि जिस देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है वो उसमें प्रधानमंत्री जाता है, या जिस देश में जो है राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो वो राष्ट्रपति जाता है। ये असल में मीटिंग जितनी भी होती हैं समकक्ष लोगों के बीच होती हैं। समकक्ष कौन कौन से होते हैं साहब? समकक्ष लोग वो होते हैं जो एक दूसरे के बराबर का प्रोटोकॉल रखते हैं, नंबर 1, नंबर 1। जैसे कि राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, या राष्ट्र प्रमुख के साथ, विदेश मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ। तो ये मीटिंग होने वाली है विदेश मंत्रियों की। कहाँ होने वाली है इसके बारे में बताते हैं हम। कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है भारत में। भारत में भी कहाँ होने वाली है ये भी सुन लो, नई दिल्ली में होने वाली है भाई। यहाँ पर आएंगे ये आसियान देश और आसियान देश आकर बैठेंगे। ठीक है, ये मीटिंग होने वाली है नई दिल्ली में। अब आगे बात करते हैं, आसियान है क्या, क्या आवश्यकता है, क्यों इसका जन्म हुआ और कैसे कैसे ये बना और कैसे कैसे इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कुछ अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखिए, आसियान कंट्री ये हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 देश। तो जैसे कि अगर हम बात करें ब्रुनई है ये देश, और इसकी ब्रुनई ये रहा, और दूसरा कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, इसकी दार-ए-सलाम, इसकी इंडोनेशिया की जकार्ता, लाओस है ये, लाओस। ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये देश हैं इसके। ठीक है, ये देश के बारे में बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं आसियान के बारे में और बहुत अच्छी बात करेंगे। भाई थोड़ा सा मैप अभी थोड़ी देर में बात करते हैं आसियान के बारे में, इसके बारे में। ये देखिए, इधर आते हैं, मैप पर आते हैं। मैंने आपको बोला कि इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जैसे कि अगर हम बात करें भारत से बात करते हैं, भारत ये रहा हमारा, अपना प्यारा भारत ये है। ठीक है, ये ऐसे करके अगर हम भारत को बनाएं, ठीक है, थोड़ा पेपर पे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो भारत के ऊपर यहाँ चाइना है। अगर भारत के सेंस से भी देखें तो ये अगर हम ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पर रहता है साउथ, ये क्या रहता है? नॉर्थ। और अगर भारत के ऐसे खींचते हैं तो ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। मैंने इससे पहले सार्क के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत साउथ एशिया में पड़ता है। एशिया के कौन से भाग में पड़ता है? साउथ। तो भारत के आसपास के जितने देश हैं, जो 8 कंट्री हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान हैं, ये सारे के सारे सार्क कंट्री कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक संगठन बनाया तो साउथ ईस्ट, देखो ये होगा, ये साउथ ईस्ट है। इसका मतलब भारत के पूर्व में पड़ने वाले, दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले सभी देश आसियान हैं। भारत के पूर्व में पड़ने वाले सभी देश आसियान है। और आसियान में कौन से देश हैं? 10 देश हैं। अब मैं बात करता हूँ और आगे, तो ये चीज़ तो आप समझ गए। आगे चलते हैं हम। देखिए, यही यहाँ पर हमने देखने की कोशिश की है। ठीक है, ये देखिए, ये है इंडिया। चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ ये रहे देखिए। ठीक है, देखो ये है इंडिया, भारत ये रहा। भारत के साउथ ईस्ट में पड़ रहे हैं ये देखिए, ये सब किस में पड़ रहे हैं? साउथ ईस्ट में। ये सारे देश हैं। ठीक है, अब इसमें देश में देखो, इसको याद करना भी आसान है। अच्छा, भारत इसका मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है, सिर्फ यही देश मेंबर है।
जो देश मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हासिल करें तो जानकारी ये होती है साहब, देखो ये जो पहला इसका पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार, ये लगेगा क्योंकि साउथ ईस्ट में पड़ता है ये। दूसरा ये रहा देखो थाईलैंड, ये लगेगा। तीसरा ये रहा लाओस वियंतियान इसकी राजधानी है। ये रहा हनोई वियतनाम, ये वियतनाम है, ये रहा देखिए वियतनाम की कैपिटल ये लिखी है हनोई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोनई एक आइलैंड है जिसमें इंडोनेशिया है, ये रहा इंडोनेशिया, पूरा इंडोनेशिया है ये ऐसे करके फैला हुआ। और ये है मलेशिया, ये है ब्रूनई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अच्छा मलेशिया का कुछ भाग ये भी है, ठीक है, ये 2 जगह मलेशिया है, कुआलालंपुर। मैं भी इसके बारे में बताऊंगा बोर्नियो क्या है, फिलहाल तो अभी याद करते हो। देखिए फिलीपींस, ये है देखिए लुजोन जिसको लेकर विवाद बना रहता है हमेशा। लुजोन एक आइलैंड है जिसके ऊपर विवाद बनता है। विवाद बनने का कारण क्या है, इन देशों के संगठन होने का कारण क्या है? संगठन होने का कारण है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर एक ऐसी जगह है, देखिए ताइवान है, ये चाइना है हमारा ड्रैगन। दक्षिण चीन सागर ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक छत्र राज रखना चाहता है, कौन? अपना चाइना। अब चाइना इस पर एक छत्र राज रखना चाहता है तो जाहिर सी बात है इन देशों को कहीं ना कहीं वो परेशानी देता रहता है। जब इन देशों को परेशानी देता रहता है, जैसे कि ये देखिए ये मलक्का जल संधि, यहाँ से इसके जहाज आते हैं और उसको पता है कि यहाँ साउथ चाइना सी में जब तक उसका एक छत्र राज नहीं रहेगा उसके जहाज़ों के लिए आवागमन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। इस व्यापार को ओवर लेते हुए इसने कई देश, जैसे कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड था नाटूना, उससे लेकर झगड़ा, लुजोन से झगड़ा, पारासल एक मैंने बताया था पिछले उस क्लास में। तो इन चीज़ों को लेकर इससे विवाद बना रहता है ड्रैगन से। और ड्रैगन का एकमात्र मकसद होता है कि मैं इस साउथ चाइना सी पर एक छत्र राज, मतलब मैं अपना कब्जा रखूँ, ठीक है। लेकिन ये देशों के होते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा भारत भी इनके साथ सपोर्ट करता है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने जो है क्या कहते हैं इसके साथ वियतनाम के साथ एक वो की थी रक्षा समझौता किया था। इस तरीके से यहाँ चलती रहती हैं, मतलब थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल इलाका है, थोड़ा सा चलता रहता है आसियान। और आसियान ये आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में, कुछ देशों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ ईस्ट एशिया का लैंडलॉक कंट्री कौन सा? एकमात्र लैंडलॉक कंट्री, केबीसी में पूछा जा सका ये लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, ज़मीन हो, पानी ना हो। तो ये देखिए ये मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये देखिए ये है लाओस, इसका आप रट्टा मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाओस है, लाओस के कहीं भी पानी नहीं, तो एकमात्र ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये देखिए इसके बारे में मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, इसको हम जल्द फिर से याद करते हैं अच्छे से। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ बोर्नियो लिखा, बोर्नियो आइलैंड जो है, बोर्नियो आइलैंड 3 भागों में बटा हुआ। कितने बार? 3 देशों में बटा हुआ, याद रखना 3 देशों में। तो देखिए एक तो इंडोनेशिया, ये रहा बोर्नियो कितने भागों में? इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया। ये देखिए मलेशिया लिखा है ये रहा, और ये लिखा है ब्रूनई। तो 3 देश आप रट्टे मारेंगे। ब्रूनई, अगर क्वेश्चन यही आता है, अभी पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था कितने भाग में, कितने देशों में बटा हुआ है। ब्रूनई आया है, ब्रूनई, मलेशिया और एक और है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इन 3 भाग में ये हमारा बटा हुआ है बोर्नियो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें, इंडोनेशिया ये भी फैला हुआ है और साथ में इंडोनेशिया का भाग ये भी है। ये मलेशिया का भाग है तो साथ में मलेशिया का भाग ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये आया, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली ईस्ट तिमोर की राजधानी है, ये भी याद रखेंगे आप। दिल्ली किसकी राजधानी? ईस्ट तिमोर की राजधानी है। तो हमने बता दिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या कारण है? ये आपस में सहयोग करते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपस में ये एक दूसरे के सौहार्द बने रहें, जिसको चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो 10 देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के देहू शहर में, कौन से शहर में? देहू शहर में किस मंदिर का शिलान्यास किया? या किसके मंदिर का शिलान्यास किया? एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर संत तुकाराम। अब ये तुकाराम कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मोदी जी गए हैं और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ये देखिए ये रहा, ये है इसका मंदिर तुकाराम जी का। और तुकाराम जी के मंदिर के बारे में बात करेंगे हम। पहले थोड़ी सी बात करें भक्ति आंदोलन, ये क्या था अभी बताते हैं 2 मिनट पहले। ये भक्ति आंदोलन है, पंढरपुर भक्ति आंदोलन हुआ था, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में विठोबा को मानने वाले थे, विठोबा उसमें कृष्ण का रूप थे, विठोबा को मानने वाले थे। और भक्ति आंदोलन के 4 संत हुए थे। कितने संत हुए थे? कौन से संप्रदाय के? बरकरी संप्रदाय के संत हुए थे। और इन्होंने 13 दिन तक, इस तुकाराम ने 13 दिन तक इस चट्टान पर बैठकर तपस्या की थी। कहाँ पर? इस जगह पर जहाँ पर मंदिर बना है देहू शहर में। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं यहाँ पर उद्घाटन किया गया।
अब इनका नाम, इनको याद रखने का कोड बनाया मैंने, देखो साहब ये बहुत ज़रूरी कोड है, भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के नेत्र, NATR, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये कोड मेरा बनाया हुआ है। आप इस कोड को याद कर सकते हैं और इस कोड से आगे जो है क्या कहते हैं ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ जो बनते आए हैं। देखिए भक्ति आंदोलन क्या था, पहले तो भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें। भक्ति और सूफी आंदोलन, दो आंदोलन हुए थे भारत में 14वीं-15वीं सदी के आसपास। ये दो आंदोलन ऐसे आंदोलन थे, इन आंदोलन ने वर्ल्ड में मतलब भारत में जहाँ पर भी आंदोलन हुए वहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में हुए तो भारत में दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूफ़ी ख़त्म हो गए, सूफ़ी लगातार चलते रहे, कब तक, मुग़लों तक। उसी समय में आपने देखा होगा नानक देव, मीराबाई, बहुत सारे भक्ति आंदोलन के आपको दिखाई देते हैं। उसी समय के दौरान महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से मराठों का जन्म हुआ। हमेशा कभी ना कभी जब भक्ति आंदोलन हुआ है उसने कहीं ना कहीं जागरूकता और कहीं ना कहीं विचारों को बढ़ावा दिया है, लोगों की बात को माना है और लोगों को जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। और उस प्रेरित में कहीं ना कहीं बड़े बड़े साम्राज्य का जन्म हुआ, जैसे कि हमारे पास शिवाजी का जन्म हुआ, मैं शिवाजी कह रहा हूँ, मराठों का जन्म हुआ। तो भक्ति आंदोलन विशेष तौर पर इसका। अब ये क्वेश्चन एक और आता था साहब इसमें, ये आप ये कि तो याद रखेंगे, बरकरी संप्रदाय के थे, विठोबा को मानने वाले थे और इनका आंदोलन, भक्तों आंदोलन का नाम था पंढरपुर आंदोलन। एक क्वेश्चन ये आता है, इनमें से कौन से, ये क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन ये लगे होंगे, इनमें से कौन से शिवाजी के गुरु थे? ये शिवाजी के समकालीन थे। तो आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के रामदास। ठीक है, कौन थे? रामदास। लेकिन एक बार रामदास ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसका आंसर तुकाराम होगा, क्योंकि उस समय शिवाजी छोटे रहे होंगे जब तुकाराम इनके साथ थे। तो कुल मिलाकर सबसे पहले कौन है? नामदेव, दूसरे एकनाथ, तीसरे ने तुकाराम, चौथे रामदास, नेत्र करके कोड। और कभी ये क्रोनोलॉजी भी आ जाती है लगाने के लिए। तो आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है कि शिवाजी का नाम अगर आता है शिवाजी, तो शिवाजी के असली गुरु तो कौन थे? रामदास। अगर ये क्वेश्चन पूछने लगे कि इनमें से कौन एक संत शिवाजी के समकालीन थे जिसमें रामदास का नाम होगा, नहीं होगा, तो आप तुकाराम लगाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ और एक क्रोनोलॉजी याद करेंगे आप। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो आ ही सकता है इस बार, क्योंकि इस बार इनका जो है क्या कहते हैं, देहू में क्या करा है, देहू है ये। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे देहू है। और देहू में जो है क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने हमारे लिए इनका मंदिर बनवाया, शिलान्यास किया। इसी चट्टान में बैठे थे, उसी चट्टान के ऊपर इन्होंने जो है क्या कहते हैं, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिस चट्टान पे बैठे थे उसी चट्टान का है शिलान्यास किया। देखिए ये चट्टान वो, ठीक है, देखिए ये इस चट्टान पे 13 दिन की तपस्या की थी इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इराक के बाद भारत के लिए तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तेल आपूर्तिकर्ता, आपूर्ति लिख लेना, आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो रूस बना है साहब। रूस एक तरफ तो यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रशिया बना है। पहले हमें इराक सप्लाई करता था सबसे ज़्यादा तेल, तो अब कौन सा करा है? नंबर 2 पर रशिया करा है। ठीक है, इराक नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 2 पर रशिया आ गया हमारे लिए। ठीक है, क्या क्या है इनके बारे में बात करते हैं, तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन से होते हैं। तो देखिए तेल आपूर्तिकर्ता देश 3 मैंने लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इराक है, नंबर 2 रूस है, नंबर 3 पहले सऊदी अरब हमें करता था, लेकिन अब रूस हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। विश्व के 3 उपभोक्ता, तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है अमेरिका को तेल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर भारत भी 3rd नंबर पर कंज्यूमर में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अगले इस पर। ये देखिए ये मैं बताना चाह रहा था आपको, एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तेल निर्यातक देशों का संगठन। तेल निर्यातक देश कौन से होते हैं? वो देश होते हैं जिन देशों में जो है क्या कहते हैं, जिन देशों में तेल निर्यातक देशों का संगठन, जिनमें जो है क्या कहते हैं, क्या होता है, जो विश्व में तेल जिनके यहाँ प्रोड्यूस होता है और वो निकाल के बेचते हैं। तो इसमें कितने देश हैं? 13 देश हैं। याद रखेंगे कितने कंट्री हैं? 13 कंट्री हैं। देखो कौन कौन से कंट्री हैं, इनके बारे में एग्जैक्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय पहले तो बगदाद में हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका मुख्यालय यूरोप में वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं पड़ेगा कोई, ऑस्ट्रिया में है। तो टोटल कितने देश हैं? ये 13 देश हैं। अब देखिए इन 13 देश को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये रहे। अब मैं इनके बारे में कुछ बातें बताता चलूँगा। देखिए इसमें बड़ा अच्छी सी चीज़ें हैं और अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। इसमें जो तीन देश है, 3 वो हैं कॉन्टिनेंट जिसके देश मेजर हैं,
पहले इसमें जो है क्या कहते हैं इंडोनेशिया भी शामिल था, लेकिन इंडोनेशिया को इसमें हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें तीन कॉन्टिनेंट मेजर हैं। तो ये तो है पहला एशिया कॉन्टिनेंट के, दूसरे ये जो है ये किसके हैं, अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है। तीसरे जो हैं ये किसके हैं, ये सॉरी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बताता चलता हूँ एक एक, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए इनको बात करेंगे हम। जैसे कि अगर बात करें एशिया कॉन्टिनेंट, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ये है, तो खाली देश याद कर लोगे आप। अब बाकी सारे अफ्रीका के हैं, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गिनी, अंगोला, गेबोन, कोंगो। लेकिन एक देश ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन है कि एकमात्र देश ऐसा है किसका, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश है जिसका नाम है वेनेजुला, जिसकी राजधानी काराकस। और ये वेनेजुला ही एकमात्र देश है जो ओपेक का मेंबर है। तो ये क्वेश्चन आएगा, साउथ अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक का मेंबर है, वेनेजुला में तेल मिलता, क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। तो वही कहानी, ओपेक की स्थापना हुई कब हुई, 1960 को बगदाद में, और हेडक्वार्टर कहाँ बना, इसका वियना में बना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखेंगे वेनेजुला कौन सा, एकमात्र देश है, अफ्रीका, एशिया और वेनेजुला के देश है। सुजल योजना किसने शुरू करी है, हरियाणा ने। किसने करी है, हरियाणा ने सुजल योजना शुरू करी। सुजल योजना का क्या है, सुजल योजना में पानी वेस्टेज को बचाना है, जो लोग पानी ख़राब करते रहते हैं ना, उसको पानी को बचाना है। ये देखिए हरियाणा में सुजल योजना शुरू हो गई, पेयजल कनेक्शन में ऐसा उपकरण लगाया जाएगा जो लोग व्यर्थ में पानी नहीं बहा सकेंगे, कभी नहीं बहाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जल प्रबंधन की योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने आवास संत कबीर कुटीर, इनके आवास का नाम है संत कबीर कुटीर, और इसमें ऐसा कनेक्शन में ऐसा उपकरण लगाया जाएगा जो व्यर्थ में पानी नहीं बहा पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या किया जाएगा, इनको सप्लाई को नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया, 17 जून को मनाया गया। ये असल में यूएनओ मनाता है। कौन मनाता है, यूएनओ मनाता है। इसकी कुछ जानकारी है, मैं आगे लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए ये रहा, ये कौन मनाता है, यूएनओ मनाता है। और कब से मनाया जाता है, 1995 से यूएनओ द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी थीम याद रखना, एक साथ सूखे से ऊपर उठना, एक साथ सूखे से ऊपर उठना। होता क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन और सूखा। डेजर्टिफिकेशन ये है कि जो रेगिस्तान बन चुके हैं वो धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, और आने वाले समय में ज़मीन की उपलब्धता व्यक्ति पे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, भाई जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि खाली भारत की बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। तो विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे खाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, रेगिस्तान में तो कुछ उगता नहीं है। तो इसीलिए हम इसको रोकथाम दिवस मनाते हैं, जिससे ऐसे प्रयास किए जाएँ जिससे मरुस्थल को रोका जा सके। अब मन में आपके एक प्रश्न उठा होगा ज़रूर, जनाब कैसे रोका जा सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में ये काम किया गया था। अफ्रीका में, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, तो बीच में, अफ्रीका के बीच में ये काम किया गया था। एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। दो तरीके हैं साहब इसको मरुस्थल को रोकने के। एक तरीका तो ये है कि जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर पेड़ों का एक ग्रीन बेल्ट लगा दिया बहुत बड़ी, ठीक है। जैसे कि डेजर्ट ये है तो इसके नीचे एक बेल्ट लगा गई, पेड़ ये उगा दिए, इसमें पेड़ उगा दिए, ऐसे करके। दूसरा तरीका ये है कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए एक योजना चलाई थी जो अब तक सक्सेस नहीं हो पाई। वो योजना थी नदी जोड़ो परियोजना। उसी तरीके से कि जितना भी नदियों का पानी है अगर मरुस्थल की तरफ कर दिया जाए तो इसका डेजर्टिफिकेशन रोका जा सकता है। भारत में क्या समस्या है, भारत में समस्या पे आ जाओ। भारत में थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है आप सब लोगों को पता है, थार भारत और पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान पड़ता है वेस्ट में, और जो है धीरे धीरे ईस्ट भारत की तरफ को खिसकता जा रहा है। जोधपुर तक ये आ ही चुका है, आगे देखिए कहाँ तक पहुँचता है। तो याद रखना थार। अच्छा, थार मरुस्थल के बारे में एक और क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ, लोग बहुत रहते हैं यहाँ, जबकि मरुस्थल में इतने लोग कहीं नहीं रहते। सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ, क्योंकि वह जलवायु अनुकूल नहीं रहती ना, सबसे ज़्यादा घना। तो याद रखना हाईएस्ट डेंसिटी डेजर्ट है वर्ल्ड में, कौन सा, थार। आगे चलते हैं हम, एक और इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हैं ये, ठीक है। ये देखिए, ये मैं कुछ मरुस्थल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इन मरुस्थल को याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है।
इनको देखिए, सबसे पहले सहारा, सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, गोबी मंगोलिया में ठंडा है, याद रखेंगे ठंडा। मरुस्थल दो होते हैं, गर्म और ठंडा। एक तो साहब हो गया रेत और एक हो गया बर्फ़, ऐसे सीधे समझ लो। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ कुछ ना उग सके। ये है कालाहारी, कालाहारी अफ्रीका के बोत्सवाना में है, और इसको याद रखेंगे बासे बुशमैन और बासे बोत्सवाना। तो किसी कालाहारी में बुशमैन जनजाति मिलती है, तो बासे बुशमैन, बासे बोत्सवाना। नाभिब, नाभिब नहीं है, नामिब है, नामिब है, नामिब नामीबिया, ऐसे ही नाम से याद रहेगा। सोनोरन, सोनोरन मैक्सिको से है, और गिब्सन, स्टुअर्ट, पेंटागोनिया ये सब ऑस्ट्रेलिया से हैं। वो सॉरी पेंटागोनिया, विक्टोरिया, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, ये सारे के सारे किस्में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। अब एक और याद रख लेंगे, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, जो कि ठंडा मरुस्थल है। फिर से हम वही बात करें, ठंडा मरुस्थल। मरुस्थलों के निर्माण कैसे होते हैं? जो समुद्र किनारे के मरुस्थल है वो हमेशा ठंडी हवा और गर्म मिलने से उनके अंदर रेत का निर्माण हो जाता है, और वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। ठीक है। कुछ जो ठंडे मरुस्थल है वहाँ पर लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है, इसीलिए वहाँ पर वो ठंडे मरुस्थल हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, सहारा अफ्रीका, गोबी मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना, बोत्सवाना बुशमैन जनजाति मिलती है, नामीबिया नामिब, और सोनोरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनोरन मैक्सिको में है। गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, उन्मेष दिवस, ये उन्मेष दिवस क्या है और किसने मनाया? उन्मेष दिवस शिमला में मनाया गया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनाया। उन्मेष दिवस क्या है? बच्चों को जागरूकता करनी है साक्षरता के लिए। ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता को, इंटरनेशनल लिटरेसी। देश विदेश से करीब 425 साहित्यकार और लेखक यहाँ आए थे, और शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया जिसका नाम था उन्मेष। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ज़्यादा नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, शिमला में मनाया गया था। आगे चलते हैं। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति में वैज्ञानिक सलाहकार या विज्ञान सलाहकार नियुक्त किए हैं, ये आरती भास्कर हैं, प्रभाकर हैं, सॉरी। ठीक है, इसको आप लोग जो है भारती नहीं पढ़ेंगे, आरती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरती। आरती प्रभाकर है, और आरती प्रभाकर को ही नियुक्त किया गया है। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अगर कोई अपॉइंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर भारतीय मूल का हो जाए तो और बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो भाई देखो एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको टिक लगा के अपने घर को आ जाना है। और ये मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है और आप किसी अच्छी नौकरी में लग जाते हैं, तो आपसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि अकबर कौन था, ना कभी कोई जीके पूछता। सिर्फ आपको जो है सरकार के लिए काम करना होता है, जो सरकार काम कराती है। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम जो है क्या कहते हैं, ये बात हमें भारतीय मूल की याद करो और अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं आगे। जैसे कि इसके बारे में 2-3 जानकारी लाया हूँ। अच्छा, ये भारतीय मूल की है, तो 2-3 बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। ये रही आरती प्रभाकर, या भारती फिर लिख दिया, आरती लिखना है आप लोग। आरती प्रभाकर नई दिल्ली के रहने वाली, नई दिल्ली में जन्म हुआ इनका, ये याद रखेंगे, नई दिल्ली में बर्थ हुआ इनका। फिर उसके बाद इनकी संस्था का नाम एडुकेट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे इनके बारे में, ये कैलिफोर्निया में रहती हैं और वहीं इनकी पढ़ाई हुई है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी यहीं से पढ़ी इन्होंने, कैलिफोर्निया में, और कई सारी संस्थाओं की उस समय पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं, और अब इनको वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। और याद रखेंगे, इस पद पर पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका के लिए, अश्वेत महिला। अश्वेत का मतलब जानते हो? जो काले लोग होते हैं उनको कहते हैं अश्वेत महिलाएं हैं ये। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण भारत में दूध उपलब्धता कितनी थी? 427 ग्राम प्रतिदिन। मतलब एक दिन में 427 ग्राम का डाटा निकल कर आया था। ठीक है, थोड़े से और फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल बातें इसके बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें इनके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर 427 ग्राम प्रतिदिन की आई। और अगर बात करें तो डेनमार्क सबसे ज़्यादा दूध पीने में है। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पिया जाता है? डेनमार्क में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑन द वर्ल्ड कौन सबसे ज़्यादा है? वो भारत है। भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो ऑपरेशन फ्लड किसके लिए लाया गया था? दूध के लिए। ठीक है, और श्वेत क्रांति किसके लिए लाई गई थी? दूध के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए? दूध के लिए। और लाया कौन था? वर्गीस कुरियन।
वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये 2 फैक्टर आप याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? पहली भारतीय मूल की महिला हरप्रीत सिंह चंडी। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरप्रीत सिंह चंडी को आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कैप्टन हरप्रीत सिंह की पहली भारतीय वंशी महिला जो कहाँ पहुँची है? साउथ पोल पे पहुँची। साउथ पोल कहाँ पर है? पृथ्वी के बिल्कुल नीचे है। नो मैंस लैंड कहा जाता है अंटार्कटिका, यहाँ पर व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट, ये भी याद रख लेंगे, माउंट विंसेंट स्मिथ सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये किताब है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि जो सब लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसके लिंक पड़ा हुआ है, उससे चैनल ज्वाइन करें और PDF आपको वहीं पर मिलेगी, और भी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। धीरे धीरे हम इसको और आगे एक्सपेंड करते जाएंगे। और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं और सेशन शेयर करें। हाँ, 10 ट्रिलियन ड्रीम, भारत का भी इकॉनमी 5 ट्रिलियन बनाने का है, तो ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ लिए। तो इसका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, इनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र गर्ग। तो सागरिका घोष की मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सी किताब है, अटल बिहारी वाजपेयी। दीपम चटर्जी की द मिलेनियम योगी, और रत्नाकर शेट्टी की है ऑन BCCI वाली है, ऑन वर्ड माई BCCI करके है एक किताब, उसमें है। तो ये 4 किताबें हो गई आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, रिवीजन, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तानी अब्दुल रहमान मक्की को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचाया? तो आप लोगों को पता है किसने बचाया, कौन बचा सकता है पाकिस्तान के सपोर्ट में? चाइना। FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा है? तो ये आप लोगों को पढ़ाया था, ग्रे लिस्ट में रखा है। किस क्रिकेट टीम ने वनडे में सर्वाधिक स्कोर बनाया? तो वो बनाया है 498 रन का इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की कौन सी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहा है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको याद रखना, ब्रह्मोस अगर KV लिखाता है तो ये भी यही है, ब्रह्मोस सेकेंडरी, क्योंकि ये अब्दुल कलाम को समर्पित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात, 21 महिला बने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हुए, तो जस्टिस हैं, क्या नाम है इनका? रंजना देसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो 135 रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। किस राज्य ने एजुथम योजना शुरू करी? तो तमिलनाडु ने करी है बच्चों के लिए। ठीक है, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों का दल राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने गया? तो 37। लीड कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा। आगे चलते हैं। बाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। किसके लिए? योगा के लिए। द लिविंग माउंटेन ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है हमारे अमिताभ घोष ने। ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या कहते हैं मेरे इस चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, जिससे मैं आगे आप लोगों के लिए क्लास बनाता रहूँ। धन्यवाद।